नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक की, शिक्षा मंत्रालय तथा इससे संबंधित इकाइयों की। तो हमने पिछले सेशन में बात कर ली थी सारे संस्थानों की। लगभग सारे संस्थान डिटेल से कवर कर दिए गए थे। यूजीसी के बारे में, एआईसीटी के बारे में, लगभग हमने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर कर लिए थे। तो अब बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय तथा इससे संबंधित इकाइयों की। ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय इतना बड़ा मंत्रालय है। इसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लाया गया है। तो इससे संबंधित कई संस्थान हैं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो आईआईएम हो, यूनेस्को के साथ इसका कोलाबोरेशंस, यूनिसेफ और कई सारे इनोवेटिव सेल्स हैं, कई सारी योजनाएं हैं, प्लानिंग है। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, प्लानिंग हैं और जितने भी डेवलपमेंट किए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो सब कुछ हमें पढ़ना है। मतलब कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है, हम सारे कवर करेंगे। एनआईटी कितने हैं, मध्य प्रदेश में कितने एनआईटी हैं और संस्कृत संस्थान कितने हैं, तो सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो जो वीडियो है वो शॉर्ट टर्म का होगा, मतलब कि वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाया जाएगा। वीडियो को डिवाइड किया जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे शिक्षा मंत्रालय से संबंधित जो वीडियो होगा, लेक्चर होगा, तो वो पार्ट वाइज करके आएगा। 3-4 पार्ट आएंगे और लगभग इसका जो ड्यूरेशन होगा वो 15 से 20 मिनट का, 10-15 मिनट ऐसा करके होगा। तो लगभग मेरा मानना है कि 3-4 वीडियो में ये शिक्षा मंत्रालय कवर हो जाएगा। और जो डीबीटी है और डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इनकी चर्चा हम अलग से करेंगे। अभी केवल इनके जो हायर एजुकेशन है, उनके मंत्री हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं जो काम कर रहे हैं उच्च शिक्षण संस्थान के लिए, तो उनकी हम चर्चा करेंगे, है ना। जैसे कि कुछ प्लानिंग भी है, स्वयं प्रभा, शोध गंगा, ये सारी, तो इनकी सारे विषयों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और सारे जो फैक्ट्स हैं इम्पोर्टेंट, उनकी जिनकी आने की संभावना है परीक्षा में, उनकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए, बातें बहुत हो गई है, शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं शिक्षा मंत्रालय से। जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तब से 1947 से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना था। 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ, तब से एक मंत्रालय बना। क्या नाम था उसका? शिक्षा मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले से ही था, है ना। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखने योग्य है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी। 1985 की बात आई। 1985 में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। तो उन्होंने क्या किया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा मंत्रालय को बदल दिया। जो शिक्षा मंत्रालय था स्वतंत्र भारत के बाद, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, उसे उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में तब्दील कर दिया। किसने? प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, और इसमें संशोधन 1992 में हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 2020 में। 2020 में 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पास हुई, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD को पुनः शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। पहले 1947 में शिक्षा मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय का गठन हुआ था। फिर इसे 1985 में MHRD में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर पुनः से 1985 की जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी, उसे 2020 में पुनः से शिक्षा मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये कुछ रही इसकी हिस्ट्री। अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री की। शिक्षा मंत्रालय के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वर्तमान में, और शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी जी हैं।
मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव जी। उच्च शिक्षा मंत्री मतलब जो शिक्षा डिपार्टमेंट है, शिक्षा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो दो कैटेगरी में काम करती है, एक स्कूल शिक्षा में होती है और एक हायर एजुकेशन में। तो हायर एजुकेशन मतलब जो 12th के बाद हम पढ़ाई करते हैं वो हायर एजुकेशन हुआ। स्कूली तो इनके भी अलग अलग मंत्री होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हैं। तो बात करते हैं हम शिक्षा विभाग की, उच्च शिक्षा विभाग की और उनके कुछ अधिकारियों की जो मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। तो मुख्य सचिव शैलेंद्र सिंह है मध्य प्रदेश में। आयुक्त कौन है? दीपक सिंह है। अपर मुख्य सचिव शैलेंद्र सिंह जी हैं। जनसंपर्क राज्य जनसंपर्क अधिकारी आर के विजय जी हैं। तो ये भी पूछ सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। मुख्य सचिव शैलेंद्र सिंह, आयुक्त दीपक सिंह, अपर मुख्य सचिव शैलेंद्र सिंह, राज्य जनसंपर्क अधिकारी आर के विजय जी। बात करते हैं शिक्षा मंत्रालय की। तो शिक्षा मंत्रालय को क्या किया गया है? दो पार्ट में विभाजित किया गया है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। दो विभाग हैं इसके शिक्षा मंत्रालय के। जो स्कूली शिक्षा के लिए काम करता है, स्कूली शिक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग काम करता है। और एक विभाग के कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग, जो 12वीं के बाद की जो उच्च शिक्षाएं होती हैं उनके लिए कौन काम करता है? उच्च शिक्षा विभाग। तो स्कूली शिक्षा मतलब जैसे प्री प्राइमरी से लेके 12th तक का जो शिक्षा हुआ वो किसके माध्यम से होता है? इस विभाग के माध्यम से होता है। और उच्च शिक्षा 12th के बाद जो एजुकेशंस हुआ है, तो उन एजुकेशंस की पॉलिसी बनाना है ना, डेवलपमेंट करना, विकास करना, बहुआयामी छात्रों को बहुआयामी बनाना, ये सारा काम जो है तो ये विभाग करता है। स्कूल शिक्षा में स्कूली शिक्षा के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनका जो सलेबस है, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, उनमें डेवलपमेंट करना, नई पॉलिसीज़ को लाना, ये सारा काम स्कूली शिक्षा के अंतर्गत यदि करना है तो स्कूली शिक्षा विभाग रिस्पॉन्सिबल होगा। और 12th के बाद जो शिक्षा होगी उनमें डेवलपमेंट करना, उनमें विकास करना, उनमें परिवर्तन लाना है तो वो उच्च शिक्षा विभाग करेगा। तो ये हुआ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में कई बॉडीज आती हैं जो अलग अलग तरीके से काम करती हैं, जैसे CBSE हो गया, KVS होगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन, इनका अलग ये अपना रूल होता है, क्या कैसी पॉलिसी होती है ना, कैसे वो एंट्री देते हैं बच्चों को, उनका पाठ्यक्रम क्या होता है, नवोदय विद्यालय समिति होती है, NCERT होती है। तो कई बॉडीज़ होती हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में काम करती हैं। और उच्च शिक्षा विभाग, हमें इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, तो हम यहाँ पे स्कूल एजुकेशन की चर्चा नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे हायर एजुकेशन की चर्चा, क्योंकि ये जो हमारी परीक्षा है तो वो हायर एजुकेशन से ही संबंधित है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे उच्च शिक्षा विभाग की। तो उच्च शिक्षा विभाग जो अपना काम होता है वो 8 ब्यूरो के माध्यम से करता है। 100 ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थान है, चाहे वो NIT हो, और दूरस्थ शिक्षा के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, NIT होती हैं, मैनेजमेंट के लिए कई संस्थान होते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के लिए कई संस्थान होते हैं। तो ये सभी अलग अलग कैटेगरी के एजुकेशंस के लिए कई संस्थान होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो 8 ब्यूरो की चर्चा कर लेते हैं। 8 ब्यूरो का मतलब ये है कि टेक्निकल एजुकेशन, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशंस हों, चाहे वो प्रबंधन से संबंधित एजुकेशन हो, चाहे वो डिस्टेंस एजुकेशन हो, स्कॉलरशिप की बात हो, यूनेस्को के साथ कोलाबोरेशंस हो, है ना, कि हम इंटरनेशनल लेवल पे अपने शिक्षा का विकास कर सके, नेशनल लेवल पर विकास कर सके, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो। तो ये जो बात आती है डेवलपमेंट की हायर एजुकेशन में, ओवरऑल हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में विकास करना है ना, उसको और ज़्यादा मॉडिफाइड करना है, तो ये सारे जो काम होंगे वो किसके तहत होंगे? 8 ब्यूरोज के तहत। तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए सपोज दैट कि
टेक्निकल एजुकेशन चलाना है। तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए जैसे कि पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं इंजीनियरिंग के, फार्मास्यूटिकल्स के, तो इसके लिए अलग अलग बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होंगी, अलग अलग संस्थान रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे कि AICTE ही है, AICTE ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जितने भी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, है ना, टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके लिए जो पाठ्यक्रम होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उसका संचालन करती हैं, उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण करती हैं। तो इसी तरह अलग अलग बॉडीज़ होती हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि 8 ब्यूरोज और 100 स्वायत्त संस्थान होते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए यदि यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट करना है, यूनिवर्सिटी को बनाना है, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, कहीं पे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करनी है, तो सारा जो काम करेगा एक अलग बॉडी करेगी। जैसे कि UGC की ही बात कर लेते हैं, तो UGC करेगी, है ना, वित्त प्रदान करना, सहायता प्रदान करना, तो ये एक अलग बॉडी के अंतर्गत आ जाएगी। टेक्निकल एजुकेशन के लिए जैसे AICTE है वो अलग बॉडी हो जाएगी। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैंग्वेज के लिए जो प्रबंधन पे, प्रशासन पे और लैंग्वेज पे फोकस करेगी वो एक अलग बॉडी होगी। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जैसे एक अलग बॉडी काम करेगी। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कई जगह ओपन यूनिवर्सिटीज़ खोली गई हैं। तो हमारी जो ओपन यूनिवर्सिटी है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो दिल्ली में है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा। तो ये भारत में एक ही मतलब डिस्टेंस लर्निंग के लिए एक नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। याद रखिएगा, जब हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से। इंटरनेशनल कोलाबोरेशन यूनेस्को, यूनिसेफ के साथ, जैसे कि हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो शिक्षा पद्धतियां हैं और शिक्षा में विकास करना है, तो हम इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कोलाबोरेट करते हैं, चाहे वो यूनेस्को के साथ हो, चाहे वो बच्चों में डेवलपमेंट करना हो। तो इन सब के साथ हम लोगों का क्या करना है, कोलाबोरेशंस, अपने शिक्षा को, अपने शिक्षा पद्धतियों को शिक्षा पद्धतियों से अवगत कराना है ना। तो ये सारी चीज़ें। इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन, फाइनेंस के लिए मतलब वित्त सहायता के लिए, वित्त प्रदान के लिए, अनुदान प्रदान के लिए कौन सी बॉडी काम करेगी, तो इसके लिए एक अलग संस्थान होगा, है ना। एनुअल प्लानिंग के लिए, स्टैटिक्स एनुअल प्लानिंग के लिए, इसके लिए अलग संस्थान काम करेगी। रिफॉर्म्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, ST SC OBC के छात्रवृत्ति के लिए, उनके रिफॉर्म्स के लिए, तो ये अलग से एक बॉडी काम करे। तो ये जो 8 ब्यूरो हैं, इनके अंतर्गत कई संस्थानें काम करेंगी, है ना। तो कई संस्थानों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इन्हीं के अंतर्गत कई सारे संस्थान होंगे और उन संस्थानों के क्या कार्य होंगे, क्या उद्देश्य होंगे, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो अब संस्थान की बात करते हैं। प्रमुख संस्थान कौन से हैं? IIAS एक होता है, IIAS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये शिमला में स्टैब्लिश है और 1964 में इसका गठन हुआ था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, इसका काम क्या है? नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण और शिक्षा संबंधित कार्यों को प्रोत्साहन करना। जो मतलब कि पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, तो उसमें नई नई चीज़ों को इंक्लूड करना, नया नया सिलेबस तैयार करना, पाठ्यक्रम में क्या चीज़ें लानी चाहिए जो बच्चों को और ज़्यादा विकासशील बनाए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारा काम है कौन करेगा? IIAS। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, कहाँ है? शिमला में है। और कब हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट? 1964 में। बात करते हैं आगे दूसरे संस्थान की। जैसे कि यूनिवर्सिटी को अनुदान देना है ना, यूनिवर्सिटी का संचालन, उनके पाठ्यक्रमों का निर्धारण है, ये कौन करेगा? UGC। तो UGC की तो चर्चा हमने विस्तार से कर ली थी। बस इसमें ये है कि इसका उच्च शिक्षा में विकास करने, इसका मेन मोटिव होगा, है ना, विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन करना और उनका मूल्यांकन कर उनके कार्य के आधार पर उनका असेसमेंट करना, ये सारा कुछ काम UGC करेगी। एक होता है ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद। मतलब जो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं, साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं और रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक हैं,
उनसे बेस्ड जो काम उनके बेसिस में जो कार्य होंगे, तो उन कार्यों को प्रोत्साहित करना कि आप शोध से संबंधित ये कार्य करिए, है ना। बच्चों को मोटिवेट करना, मतलब कि और ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित करना, शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट में मानवीय की जो विषय होती हैं, विज्ञान होता है, ये सारे, है ना, तो इसका काम ये होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ये एक होता है SLBSRSY, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये नई दिल्ली में स्थित है। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि संस्कृत विद्यापीठ है, ये हुआ। एक होता है RSV, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में। ये जो संस्थान है ये कहाँ स्टैब्लिश है, इसको ध्यान में रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम से ही पता चल रहा है कि नेशनल लेवल पे जो संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दे, वो राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है। कहाँ पे स्टैब्लिश है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट अपने संस्थान की, IASC, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, जो मतलब कि एजुकेशन होता है, शिक्षण पद्धति होती है, शिक्षण से संबंधित शिक्षाएं होती है, जिनके लिए जैसे जो अध्यापक होते, जो टीचर होते हैं, तो उनको भी प्रशिक्षित किया जाता है, उनको और ज़्यादा उनके अंदर उनके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, तो उनका भी प्रशिक्षण किया जाता है, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इससे संबंधित जो संस्थान है वो कहाँ पे है, हर जगह पे स्थित होता है। हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है, जहाँ अध्यापकों की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं, उनके क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो ये ऐसे संस्थान होते हैं। मध्य प्रदेश में ये संस्थान भोपाल में स्थित है, और जगह अजमेर में स्थित है, आगरा में। तो तरह तरह जहाँ जिस राज्य में, हर राज्य में ये क्या होता है, स्थापित होता है। तो हमारे भोपाल में ये मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। बात करते हैं हम अगले संस्थान की, NCERT की। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में ये स्थापित है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। यह स्वायत्त संस्थान है। इसमें जो विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो कार्य होते हैं उनका क्या करता है, निरीक्षण करता है, उनका पर्यवेक्षण करता है, फिर उसके आधार पर उनका असेसमेंट करता है कि क्या विद्यालय की जो स्कूल एजुकेशन, उनमें क्या आपको इंक्लूड करना है, क्या आपको आउट करना है, क्या क्या चीज़ें और आपको नई डेवलप करनी है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या बाहर करनी चाहिए। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या कर दिया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान में जो सिलेबस होगा वो NCERT के अकॉर्डिंग ही होगा, जो पाठ्यक्रम होंगे वो NCERT के अकॉर्डिंग ही होंगे। और क्या होंगे कि मतलब कि अब पाठ्यक्रम में क्या इंक्लूड कर दिया गया है कि आप क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उस पर भी फोकस करेंगे, है ना, तो उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये क्या होता है, विद्यालय शिक्षा से संबंधित जो कार्य होते हैं उनके लिए ये पॉलिसी बनाता है NCERT। NCERT कुछ संस्थान होते हैं वो उच्च शिक्षण संस्थान के लिए भी कार्य करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली कोठारी आयोग की सिफारिश पे इस्टेब्लिश की गई थी, और ये अब DU दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है। अब ये क्या करता है, जो एजुकेशन के लिए पॉलिसी बनाता है, एजुकेशन में नए हायर एजुकेशन में डेवलपमेंट करना है, उसके लिए काम करता है। तो ये हुआ राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान। ये क्या है, NCERT के सहयोगी संस्थान है ना, ये हुआ। और दूसरा सहयोगी संस्थान कौन सा है, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल में। ये व्यावसायिक शिक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान। इसमें क्या होता है कि क्लासेस नहीं लगती हैं, ये क्या करते हैं, जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होते हैं उनका निर्धारण करते हैं कि आपको व्यावसायिक पाठ्यक्रम लाना चाहिए, है ना,